नमस्कार दोस्तों और हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ ये टीचर्स डे एक शानदार जो ये टीचर डे है, ये टीचर के लिए बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा दिन होता है टीचर डे। और इसी एक ऐसा डे होता है जिसे टीचर को सब लोग याद कर पाते हैं। ये इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन न करते हो कि हम पढ़ाई को फोकस करते हैं सीधे। आप लोग जानते होंगे बचपन से ही बताया जाता है टीचर डे क्यों मनाया जाता है, इसलिए ज़्यादा विशेष ध्यान न देते हुए टॉपिक को कवर कर, हालांकि टॉपिक मेरा काफ़ी पीछे है, इसीलिए बच्चों का काफ़ी शिकायत आ रहा है। 2 दिन वीडियो भी नहीं पड़ा, इसी वजह से अब थोड़ा सा टॉपिक को ज़्यादा फोकस करते हुए, अब सेशन को ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है मौलिक अधिकार। आज का हमारा सेशन है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, मौलिक अधिकार में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार विश्व स्तर की हम बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में हम चर्चा अच्छे से करवा रहे होंगे, है ना। देखिए, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हमारे भारत में ब्लर अगर हो तो थोड़े बहुत टच कर दें। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो हम भारत में सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो भाग 4 में इसकी बात की गई है, भाग 4 में। अच्छा, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में बाबू, तो 12 से 35 तक है। सॉरी, भाग 3 में है, माफ़ी चाहते हैं इसके बारे में। भाग 3 है, 12 से लेकर 35। कैसे याद रहेगा दोस्तों कि भाग किस में है? आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कितने भाग में है, मौलिक अधिकार 3। कैसे याद करेंगे? ऐसे बनाते हैं, ऐसे अनार अधिकार ऐसे नहीं लिखते हैं जी, ऐसा मिटका दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐसा मिटका दीजिए, क्या हो जाएगा 3, यानी कि भाग 3 में है मौलिक अधिकार। किस में है? भाग 3 में अधिकार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और हम बात करते हैं किस देश की संविधान से लिया गया था, तो बता देंगे कि जो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस देश की संविधान से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से। किस अनुच्छेद में है? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकारों की व्याख्या। दोस्तों, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या कहता है बाबू? मैग्ना कार्टा कहता है, मैग्ना कार्टा कहता है। मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तब बता देंगे कि भाग 3 को, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है, उसकी व्याख्या, उसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मैग्ना कार्टा दैट इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एक प्रकार की भाषा है। लेकिन मैग्ना कार्टा आपसे पूछा जाएगा सीधे तरीके से, आप मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को टिक करके आएंगे ना। ये 4 प्रकार का क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, पूरे विश्व स्तर की बात करते हैं। अभी इंडिया की बात ना करते हो, थोड़ा सा वर्ल्ड के नज़रिए से एक बार देखा जाए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, हालांकि ये PCS की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो SSC के विद्यार्थी होंगे, जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी हों, उनसे अनुरोध होगा कि इसको ज़्यादा फोकस न करते हो, हमारे जो भी 1 लाइनर चीज़ें उसको ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी जो इसके बाद बताने जा रहा हूँ ये PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, तो PCS के बच्चे ही केवल उसको देखेंगे ध्यान, हालांकि SSC के बच्चे भी पढ़ सकते हैं अगर इच्छा उनकी हो। तो आइए समझते हैं पूरे विश्व स्तर पर यानी जो मूल अधिकार था उसको कैसे कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना विश्व स्तर पर, अगर हम बात करते हैं तो 1215 में क्या हुआ था बाबू? 1215 में सबसे पहले मूल अधिकारों की ब्रिटेन में बात हुई थी मैग्ना कार्टा के माध्यम से। देखिए, उस समय 1215 में ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे, सम्राट जॉन, यानी कि वहाँ के जो राजा हुआ करते थे ब्रिटेन के, वो उनका नाम था सम्राट जॉन। सम्राट जॉन से वहाँ की जनता ने डिमांड उन्होंने ये डिमांड किया कि भैया हमको एक ऐसा अधिकार प्रदान करिए जिस अधिकार के अंतर्गत अगर आप उसका विरोध, मतलब आप भी उससे ऊपर ना उठ सके। एक ऐसा अधिकार हो कि उसके दायरे में रह करके आपको भी काम करना पड़े, है ना। ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर रहे हैं, तो राजा भी एक उस अधिकार के नीचे काम करे। एक ऐसा नियम बना दीजिए, हमें एक अधिकार प्रदान कर दीजिए जिससे अगर आप उस अधिकार को आप भी छीनते हैं तो आपको दंडित किया जा सके, भले आप राजा हैं। तो वहाँ की जनता बहुत चालाकी के साथ सम्राट जॉन से मांग कर ली। कहने का मतलब सीधे तरीके से मूल अधिकार क्यों। दोस्तों, ये याद करिए 1215 तब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था।
सोचिए ब्रिटेन की कितनी सोच आगे है। हमारा देश आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था उस समय। सोचिए 1215 वगैरह में हम लोग अपने आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। हम ये भी नहीं जान रहे थे कि हम गुलाम हैं और आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। सोचिए तब ब्रिटेन कहाँ था, अपने मौलिक अधिकार की डिमांड कर रहा था। ब्रिटेन कितनी सोच आगे थी ब्रिटेन की, कई कदम हम लोगों से आगे थे वो लोग, बहुत दूर तक सोचते थे ब्रिटेन के लोग। ऐसे ही नहीं, पूरे विश्व को उन्होंने कब्जे में कर लिया। उनके पास उतनी टेक्निक होती थी, उतना उनके सोचने की जो क्षमता थी ना कहीं हमें भले ब्रिटेन के लोगों ने गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया हम लोगों को, लेकिन उन लोगों से एक चीज़ सीखना चाहिए भाई। वो लोग कितनी दूर तक सोचते थे ना, ये बात अगर आप सीख लेंगे ना तो आप लाइफ में बहुत आगे अचीवमेंट करें, हर चीज़ पा सकते हैं। यानी बहुत दूर तक सोचते थे वो लोग, है ना। सोचिए 1215 में ही यार मौलिक अधिकार की बात कर दी, जब हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, हम औकात भी नहीं थी आज़ाद होने की। संविधान की क्या बात औकात है। तो ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन न करते हुए, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में उतना पूछा नहीं गया है तो इसलिए इसको ज़्यादा ना ध्यान देते हो। 1215 में तो सम्राट जॉन मजबूर हो गए थे जनता के सामने कि भैया चलिए ठीक है हम आपको अधिकार दें। वहाँ की जनता पूरा एकदम मांग करने लगी थी। तो 1215 में अधिकार पत्र जारी किए थे कौन, सम्राट जॉन। तो सम्राट जॉन ने जो अधिकार पत्र जारी किया था, उस अधिकार पत्र में लिखा था कि भैया चलिए, एक रूल लिखा था कि मतलब हाँ इस रूल के सामने मैं भी, मतलब बहुत बड़ा रूल था, उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लॉ की पढ़ाई कर रहा होगा, वकील वगैरह की पढ़ाई, वो सब जान सकता है, आप लोग के लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना जानिए कि 1215 में सम्राट जॉन ने क्या किया था, बस एक पत्र जारी किया था जिसको अधिकार पत्र कह लीजिए हिंदी भाषा में। वहाँ की भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो बता देंगे कि भाग 3 को, जो कि अमेरिका के संविधान। कभी कभी ये पूछ लेता है कि अमेरिका के कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका में जो मूल अधिकार है उनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। राइट्स क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। क्या बता देंगे, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं बाबू, ठीक है। तो अमेरिका में जो मूल अधिकार है बिल ऑफ राइट्स, हमारा जो संविधान है, हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार है बाबू, वो बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। अमेरिका से हम लोग संविधान को, अपने मौलिक अधिकार को लिए हैं। हम ब्रिटेन से नहीं लिए हैं, हम ब्रिटेन से अमेरिका ने लिया और अमेरिका से हम लोगों ने रिसीव किया मौलिक अधिकारों को, है ना। अब ये तो हल्की फुल्की बात होगी। अब इसके बाद बहुत सारा क्रांति हुआ था। अमेरिका में क्रांति हुई थी, उसके पहले ब्रिटेन में क्रांति हुई थी, है ना। उसके बाद फिर अमेरिका में क्रांति हुई। अमेरिका ने मौलिक अधिकार क्रांति के माध्यम से चलाया। ये सब क्रांति आपके 1 लाइन एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस क्रांति को डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो विद्यार्थी चाहते हैं इस क्रांति के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली इन सब क्रांतियों के बारे में वीडियो बना के, लेकिन यहाँ पे अगर इन क्रांतियों को डिस्कशन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए इस सब क्रांति को ना दे, बस केवल मैं थोड़ा याद दिला देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग अपने क्रांति, किस तरह से मौलिक अधिकार को अपनाया। तो ब्रिटेन ने यहाँ पर, अमेरिका, उसके बाद फिर फ्रांस ने, इस तरह से सभी लोगों ने अपना। भारत ने मौलिक अधिकारों को कैसे अपनाया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत की अगर हम बात करते बाबू ना, भारत की, किसकी बात कर रहे हैं, भारत की। भारत ने मौलिक अधिकारों को कैसे, सबसे पहले एनी बेसेंट नाम की एक लड़की, यानी कि एनी बेसेंट, सबसे पहले किसने, एनी बेसेंट ने, किसने बाबू, एनी बेसेंट ने, है ना। एनी बेसेंट ने सबसे पहले 1925 में ही क्या कर दिया था बाबू, 1925 में ही एनी बेसेंट ने क्या किया था, मौलिक अधिकारों की मांग कर ली थी अंग्रेज़ों से मौलिक अधिकार की मांग कर ली थी। उसके बाद आए ये मोतीलाल नेहरू आए। मोतीलाल नेहरू कौन, मोतीलाल नेहरू कौन, मोतीलाल नेहरू आए। कौन आए, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अब मोतीलाल नेहरू ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसको बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रेस किया था, यानी पेश किया था, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। कुछ बच्चे नेहरू रिपोर्ट समझ करके पंडित जवाहरलाल नेहरू मार के चले आते हैं, टिक करके चले आते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, मोतीलाल नेहरू जो रिपोर्ट आई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का अस्तित्व ही नहीं था, है ना। मोतीलाल नेहरू जो थे वो वही नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कराची में एक अधिवेशन हुआ था। कराची की बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये पूछा भी गया है, कराची का अधिवेशन कब हुआ था। बहुत इतिहास का क्वेश्चन है, हालांकि इतिहास जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे, कराची में किस तरह से अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था। तो कराची में अधिवेशन हुआ था एक 1930 में, है ना। अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। किसका अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का। कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1930 में बाबू। अध्यक्ष कौन उस समय हुआ करता था, वल्लभ भाई पटेल। कौन था बाबू, वल्लभ भाई पटेल, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है।
हाल ही में कांग्रेस एक चैप्टर ऐसा है बाबू, बता देते हैं, कांग्रेस एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम देवरिया से लेकर के आए हैं, उसमें भी कांग्रेस से क्वेश्चन आया था। अभी हाल ही में हम लोग रेलवे के एग्ज़ाम दे के आए थे, उसमें भी कांग्रेस से हर सेशन में कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा था, हर शिफ्ट में पूछा था। शायद ही ऐसा कोई शिफ्ट हो जिस शिफ्ट में कांग्रेस से क्वेश्चन ना आए। इसलिए मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ कि कांग्रेस चैप्टर रट जाइए, पूरा रट जाइए, और अगर आप कांग्रेस से रट जाएंगे तो हमको याद करेंगे कि हाँ सर ने कुछ बताया था। कांग्रेस को रट के जाइए, एग्ज़ाम में बैठिए, एक क्वेश्चन पाइए और एक नंबर उठाइए, है ना। अब देखिए, तो ये नहीं, उसके बाद जो कराची अधिवेशन हुआ था 1930 में, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से उन्होंने मांग किया था कि भैया हमें मौलिक अधिकार चाहिए, है ना। तो ये इस तरह से भारत में आया मौलिक अधिकार। लेकिन दोस्तों, भारत में जब मौलिक अधिकार आया ना, तो मौलिक अधिकारों की संख्या हमारे यहाँ हुआ करती थी 7। कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी, है ना। अब इसको थोड़ा सा मिटकाते हुए, हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हुआ करती थी शुरुआत में बाबू? 7 हुआ करती थी ना। कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी, है ना, 7 हुआ करती थी। थोड़ा सा ठीक है। अब आइए, हमारे यहाँ 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, है ना। कितनी थी? 7 थी। लेकिन एक ऐसा अधिकार था ना जिसको चेंज करना बहुत ज़रूरी था। जैसे उसके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं तो इसके बारे में। हमारा जब देश आज़ाद हुआ ना, तो एक बहुत गंदी प्रथा हमारे देश में चलती थी, उसको बोलते थे जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा इतनी बड़ी हमारे देश में थी, किसी के पास इतना ज़्यादा ज़मीन होता था, किसी के पास ज़मीन ही नहीं होता था। तो ऐसे सिचुएशन में जो गरीब कैटेगरी के लोग हैं उन्हें बहुत मार खाना पड़ता था, यानी कि धन का संकेंद्रण होता था। एक तरह से कह लीजिए धन का संकेंद्रण बहुत तीव्र गति से होता था हमारे देश में। किसी के पास धन का संकेंद्रण का मतलब होता है किसी के पास धन का इकट्ठा होना, यानी किसी के पास बहुत धन होता था, किसी के पास थोड़ा ही सही धन होता था, जो गरीब कैटेगरी। तो ऐसे में जो गरीब लोग होते थे उनका शोषण होता था, उनको कम मजदूरी में मेहनत करवाते थे दिन भर, और उचित मजदूरी भी नहीं देते थे। भाई मजबूर थे, कहाँ जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जमींदारी प्रथा ख़त्म करना सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। इसलिए जमींदारी प्रथा बहुत, और सबसे बड़ी बात बता दें, जमींदारी जो ज़मीन जिनके पास ज़मीन था वो लोग सांसद थे या तरह तरह के बड़े बड़े पोस्ट पे भी थे, तो वो विरोध कर देते थे। तो जमींदारी प्रथा ख़त्म करना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? शुरुआत में 7 थी, लेकिन 44वां जो अमेंडमेंट करके सरकार ने 44वां संशोधन करके, संविधान संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन करके, संशोधन 1978 करके संपत्ति के अधिकार को 300 के कै में कानूनी यानी विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। तो कानूनी जो विधिक अधिकार था उसके रूप में रख दिया गया। पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, यानी कि अब वर्तमान समय में अगर हम बात करें, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान समय में हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है वो कितनी है बाबू? 6 है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या इस समय कितनी है? केवल 6। पहले 7 थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था। अब आप ये बताएंगे कि संविधान लागू कब हुआ था? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बहुत छोटा सवाल है, इसलिए आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। और आप ये भी बताएंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान बन करके तैयार कब हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे हमें, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि संविधान कब लागू हुआ था। जनरल जो नहीं पढ़ते वो भी जानते हैं। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान बन करके अंगीकृत कब हुआ था, ये 2 क्वेश्चन हो गया। संविधान अंगीकृत कब हुआ था और संविधान लागू कब हुआ था, ये 2 क्वेश्चन हो गया। और इन दोनों के
हाँ, झंडा दिवस कब मनाया जाता है, ये सब मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो विधिक अधिकार के रूप में अब जो मौलिक संपत्ति का जो अधिकार था, उस अधिकार को 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। पहले संपत्ति हमारी मौलिक अधिकार थी, लेकिन अब मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति हमारी कैसी अधिकार हो गई बाबू, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार हो गया तब से लेकर। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो बता देंगे कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है उनकी संख्या 6 है। कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा थोड़ी सी करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। उस क्वेश्चन का जवाब देने से आपकी कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ कि क्लियर हो जाएगा कि मौलिक अधिकार से संबंधित कॉन्सेप्ट। 3-4 क्वेश्चन करता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बाबू। पहला क्वेश्चन नंबर 1। इसको क्वेश्चन नंबर 1 करने से भी पहले एक बात बता देता हूँ। अच्छा चलिए, सर जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो सर BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। तो सर BN राव ने कहा ऐसा है ना कि हमारे यहाँ जो अधिकार होंगे वो 2 तरह के होंगे। उन्होंने कहा अधिकार 2 तरह के होने चाहिए। एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो परिवर्तनीय हो। क्या हो? परिवर्तनीय हो, परिवर्तनीय हो। और एक होना चाहिए अपरिवर्तनीय। क्या? परिवर्तनीय। एक क्या होना चाहिए? अपरिवर्तनीय होना चाहिए। उन्होंने फिर से समझिए, सर BN राव ने क्या कहा? एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो परिवर्तनीय हो और एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो अपरिवर्तनीय हो। बच्चा कंफ्यूज, ये क्या होता है? लेकिन मैं बताऊंगा आपको। परिवर्तनीय का मतलब होता है वी कैन चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। यानी कहने का मतलब ये होता, सिंपल समझिए, परिवर्तनीय का मतलब ऐसे चीज़ जिनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चाहे वो सरकार करे, चाहे कोई जनता आपसे मौलिक अधिकार को छीने, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भाग के चले जाते हैं कि भैया हमारे मौलिक अधिकार को सरकार छीन रही है या इस बंदे ने हमारे मौलिक अधिकार को छीना। तो आप सुप्रीम कोर्ट भाग दौड़े चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, इधर आओ, मौलिक अधिकार छीनोगे, मारेंगे अभी, है ना। तो मौलिक अधिकार छीनने वालों को फिर दिक्कत होता है। तो कहने का मतलब ये है। तो परिवर्तनीय शब्द को आप समझ गए होंगे कि परिवर्तनीय मतलब ऐसी चीज़ जिसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे अधिकार जिनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं वो परिवर्तनीय हुए। और अपरिवर्तनीय का मतलब वो हुआ जिसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जिनको लेकर के हम चैलेंज कर सकते हैं ना, उनको भाग 3 में रखा गया, मौलिक अधिकार कहा गया। और 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया हमारे संविधान में। तो ध्यान रखिएगा, हमारे मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। कैसे हैं? परिवर्तनीय है, यानी कि उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। बाबू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से एक बार पूछा गया, क्या पूछा गया? ये बताइए कि सबसे पूरे संविधान में सबसे प्यारा अनुच्छेद आपको कौन सा लगता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुस्कुराते हुए बोले हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आप पूछते हैं कि पूरे संविधान में सबसे प्यारा अनुच्छेद कौन सा, उन्होंने हंस करके जवाब दिया 32 है बाबू। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अगर मौलिक अधिकार दिया जाए और उसकी सुरक्षा करने का मतलब सुरक्षा ही ना दिया जाए, तो बताइए हमें मौलिक अधिकार देने का हमें क्या फ़ायदा है? बताइए, आपको अधिकार दे दिया जाए कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा भी तो आपको होनी चाहिए कि अगर उसका हनन हो तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई होना चाहिए कि भैया आप ठीक है, आपकी नुकसान हो रहा है, आपकी मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो आपकी रक्षा करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो वो करता है आर्टिकल 32। तो उन्होंने कहा अगर आर्टिकल 32 पूरे संविधान में सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कवच प्रदान कर रहा है हमारे मौलिक अधिकारों को, एक तरह से हमें ढका हुआ है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार को कोई भी छीनने की हिम्मत करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट तुरंत सज़ा सुनाता है। यानी कि यही इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ही हमको अच्छा लगता है, सबसे प्यारा हमको बहुत अच्छा लगता है। जो भीमराव अम्बेडकर थे, कौन थे? संविधान के जनक। तो उन्होंने कहा कि सबसे प्यारा हमको ही लगता है संविधान की आत्मा। उन्होंने कही डाली, क्या कही डाली? संविधान की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऐसे पूछा जाएगा आपसे। फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। समझिए कैसे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर आपसे। एग्जामिनर आपसे ऐसे कंफ्यूज करे, अगर आपसे ऐसे पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा, तो आप बता देंगे आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में।
अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो बता देंगे कि प्रस्तावना को गलती से भी अगर इसको 32 को हमारे अश्विनी कुमार सर जी पढ़ाए थे तो हम सब पर से बात करेंगे। यानी कि हमने ये नहीं कहा था कि संविधान की आत्मा ये आर्टिकल 32 है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर आगे लिखा रहेगा तभी इसको करिएगा, और अगर इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं लिखा रहेगा तो प्रस्तावना करिएगा इसके आंसर। इसी में बच्चा कंफ्यूज रहता है। बच्चा इसको पढ़ के जाएगा, अश्विनी कुमार सर तो पढ़ाए ही थे कि 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आ गया कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो बता दीजिए कि प्रस्तावना, उसमें सही रहेगा। आप संविधान 32 मार के चले आइए, गलती हमारी दोगे। यानी कहने का मतलब इसीलिए हम समझा दे रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे करना है। तो परिवर्तनी को भाग 3 यानी कि भाग 3 में रखा गया, अपरिवर्तनी को रखा गया भाग 4 में। तो हम यहाँ पे परिवर्तनी बात करेंगे, परिवर्तनी जो है उसकी बात में बात करेंगे। एक बात और समझिएगा, हाँ, हमारे मौलिक अधिकार अनकंट्रोल्ड नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और समझिए, हमारे मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, वो किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमारे मौलिक अधिकार अनकंट्रोल्ड नहीं, ये भी मत सोचिएगा कि हमारे मौलिक अधिकार अनकंट्रोल्ड है, सरकार इस पर कोई कंट्रोल नहीं लगा सकता है, ये समझने की गलती मत करिएगा। सरकार इसमें भी परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचा नष्ट किए बिना। देखिए केशवानंद बनाम भारती मामला आया था, वो मैं आगे बताऊँगा इसके बाद। केशवानंद बनाम भारती मामला आया था उस 1973 में, और उसमें केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है भैया कर लीजिए संशोधन, मौलिक अधिकार में भी कर लीजिए, आप बनबड़ है कर लीजिए, लेकिन अगर मौलिक जो मूल ढांचा है नष्ट हुआ ना, तो फिर अब जान लीजिए, आप जानिए और आपका काम जानेगा। यानी मूल ढांचा नहीं नष्ट होना चाहिए, जान लीजिए। अगर मूल ढांचा नष्ट हुआ तो फिर हम आपके पूरे नियम कानून को इधर का उधर कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तब से सरकार को इस बात का डर रहता है कि हम मौलिक अधिकार में जैसा छेड़खानी करती है भाई देख लेना भाई, मूल ढांचा नहीं नष्ट हो पावे, है ना। इस बात को ध्यान रखते हैं, तो मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि कुछ भी संशोधन करो मनमानी, तो ब्रिटेन बना दो भारत को, क्या मतलब हो जाएगा। अगर आप पूरा मूल ढांचे में नष्ट कर देंगे तो भारत को ब्रिटेन बना दो, लोकतंत्र के कोई मतलब है नहीं। तो इस तरह से आपने समझा कि मतलब मौलिक अधिकार में अनकंट्रोल नहीं है, इस बात को। इन सारे क्वेश्चन जानते हैं आजकल ऐसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं, इसीलिए मैं बता दिया सबसे पहले कि ऐसे ऑप्शन में दे देगा मूल अधिकार हैं अनकंट्रोल्ड, मतलब जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय, ऐसे दे देगा। आप तो पढ़ करके अनुच्छेद रट करके गए हैं, तो कॉन्सेप्ट इज़ पावर, इस बात को समझ जाइएगा। जो बच्चा अनकंट्रोल नहीं है मौलिक अधिकार कंट्रोल किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा नहीं नष्ट होगा, ये बात उसमें लास्ट में लिखा गया। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, ऐसे ऑप्शंस में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, इसीलिए बच्चा अभी IB का पेपर हुआ, हवा नहीं लग रहा था बच्चों को, रट कर ऑनलाइन रट करके चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट जो बच्चा रटा हुआ तोता बन जाता है ना कि इसको रट कर लीजिए, इसको रट लीजिए, एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रखिए। वो बच्चा बहुत, अगर उससे घुमा के दूसरा क्वेश्चन आया तो ख़त्म कहानी हो जाती है। इसीलिए IAS का बच्चा कभी भी रटता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता। मैं बहुत आप IAS लोगों को देखिएगा, क्वेश्चन का जवाब पढ़े नहीं रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब उनको नहीं आता है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं कि उनको क्वेश्चन का जवाब आ रहा है और बना के उसी क्वेश्चन का जवाब ऐसे दे देते हैं, और अगले को पता चलता है कि इस क्वेश्चन का जवाब इसको पता है और वो पढ़ा भी है, ये साबित करके दिखा देते हैं, जबकि वो पढ़े नहीं रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है कि IAS वालों को सब कुछ पता होता है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और बना के अपनी मर्जी से बोल देते हैं। क्यों बना के बोल देते हैं? क्योंकि उस विषय में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसलिए बाबू कॉन्सेप्ट इज़ पावर, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद रटिए कम, पढ़िए ज़्यादा, कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा। तो 44वां अमेंडमेंट जो हुआ, तो ज़्यादा बात ना करते हुए मेरे द्वारा जो भी बात बोला जा रहा है, इस बात को रोक करके नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं, कई बार आई हुई क्वेश्चन है। तो 300 के क्या में विधिक अधिकार के रूप में इसे रखा गया है। अब समझते हैं कि मौलिक अधिकार वर्तमान समय में 6 है, वो 6 कौन कौन से हैं, इसको एक बार धड़ल्ले से देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 6 है। कौन सी है? 6। आइए समझते हैं कौन कौन से। पहला समझते हैं, क्या समझते हैं बाबू? पहला समानता का अधिकार। कौन सा बाबू? समानता का अधिकार। कहाँ से? 14 से लेकर 18 तक इसकी व्याख्या की गई है। दूसरा समझते हैं बाबू, आइए, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बाबू? स्वतंत्रता
स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बाबू? स्वतंत्रता का। कहाँ से? 19 से लेकर के कहाँ तक? 22 तक। ठीक है बाबू, आइए। स्वतंत्रता हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार क्या बाबू? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि 23 से लेकर 24 अनुच्छेद जो है हमारे संविधान का, वो बात बताता है। आइए चौथा समझते हैं। शोषण हो गया। 25 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक है बाबू? 25 से लेके 28 तक है। ठीक है, 25 से लेके 28 तक है इसकी व्याख्या। आगे चलिए, पांचवा कौन सा है? 29-30, यानी कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, कैसे याद करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार दिया गया है संविधान में। कहाँ से? 29 से लेकर 30 तक दिया गया इसकी व्याख्या। 31 नंबर जो था वो था संपत्ति का अधिकार, और वो उसको हटा दिया गया संविधान से। उसको संविधान से नहीं, सॉरी, मूल अधिकार से इसे हटा करके विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। ये बात सोचिए ना, काहे हटा दिया गया है? सोचिए, दिमाग लगाइए। ये बात बताइए, आप मौलिक अधिकार, अगर संपत्ति आपकी मौलिक अधिकार होती तो ये बताइए, जो तो आपकी ज़मीनिया में सड़किया बन जाता है, क्या बन जाता? आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट चले जाते, बोलते हमारे ज़मीन में सड़क बना रही है सरकारी की, इतनी औकात। सुप्रीम कोर्ट तुरंत चैलेंज कर देते। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता, अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, ये तो उसकी संपत्ति मौलिक अधिकार है, कैसे सड़क बनाएंगे? तो सरकार बोलता है भैया हम अपने खर्चिन कर रहे हैं, अपने खर्चिन नहीं कर रहा, सबके लिए कर रहा है। तो ये बताइए, अब रोडवे नहीं बनवाए, चलिए ठीक, बाद में मत कहिए कि सरकार ने काम नहीं किया। तो इसीलिए केंद्र वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ा था कि क्या किया जाए। इसीलिए देखिए, इसीलिए जो 44वां अमेंडमेंट हुआ था, 44वां अमेंडमेंट करके 1978 में संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में, यानी 300 के क्या में सरकार को रखना पड़ा संसद को। अब आप ये बताएंगे कि जब 1944वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उस समय सरकार किसकी थी? कमेंट करके आप बताएंगे। छठवां तो हट गया। छठवां कौन था आपको पता है? ये 31 था, संपत्ति का अधिकार हट गया, तो बताए उसके बारे में। अब आइए चलिए उसको हटा करके छठवां लिख देते वैसे ही। इसके बाद है संवैधानिक उपचारों का उपचारों का अधिकार। क्या बाबू? संवैधानिक अधिकारों का, उपचारों का अधिकार। 32, फिर वही क्वेश्चन आ गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? क्या बताएंगे? कभी भी अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे लिखा है तो कभी भी इसको टिक मत करिएगा, प्रस्तावना आंसर हो जाएगा। इसीलिए बच्चा गलती कर देता है, शिवकुमार सर तो ये पढ़ाए थे, गलत पढ़ाते हैं, ये मत सोचिएगा। देखिए बाबू, पहले किसी को गलत साबित करने से पहले खुद समझ जाइए कि क्या वो कह रहा है। यानी कि मैं पहले ही बता, इससे पहले आप गलती करिए, मैं बता दे रहा हूँ कि यह प्रस्तावना हो जाएगा इसको आंसर, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना हो। मैं बता चुका हूँ ये सब का जवाब। तो ये है, क्या है ये? इतने 6 प्रकार के क्या हैं? सब समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक लिख करके नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। अब मैं आपको यहाँ से समानता का अधिकार से नहीं पढ़ाऊँगा। कुछ बच्चे, कुछ टीचर ऐसे करते हैं, चलिए भैया समानता का लिखिए 14 के पढ़ाते चले। ये बताइए, आपने तो कहा था 12 से 35 तक है मूल अधिकार, तो ये बताइए 2 खा गया का? 2 गायब हो गया ना? तो 2 जब गायब ना हुआ, 2 ना पड़ेगा, पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। बहुत सारे टीचर आप देखिए कभी भी ऐसे ही 14 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 क्यों नहीं पढ़ाते जी? क्योंकि उसमें अधिकार की बात नहीं की, उसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है। जो 12 और 13 है उसमें मौलिक अधिकार की बात नहीं की गई, उसमें राज्यों को निर्देश दिया गया कि आपको ऐसे करना, ऐसे नहीं करना है। इसीलिए लोग नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है? मैं आप कुछ भी नहीं छोड़ूंगा।
तो मैं 12 से पढ़ाता हूँ। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ही केवल आज मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल बहुत बड़े आर्टिकल हैं। केवल इसी के बारे में बता देने से आर्टिकल इसमें क्या इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश कारपोरेटिंग बैंक किस अनुच्छेद में है? ख़त्म कहानी। तो 12 में है ना, सब चीज़ पढ़िए, अंदर एक भी चीज़ मत छोड़िए, यानी कि आप पूरा पढ़े रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो कहीं से पूछे एग्जामिनर, खोपड़ी में छेद पेपर के, है ना। तो आइए हम ये सब इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे। हम केवल आज 12 और 13 की बात करेंगे। 12 मुझे लगता है 12 और 13 अगर स्लो से पढ़ाया जाए ना तो बहुत समय लगने वाला इस चीज़ है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि जल्दी ख़त्म हो जाए ना। तो अनुच्छेद 12 की बात कर लेते हैं ना। यहाँ पे 12 क्या कहता है? द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी राज्य शब्द की परिभाषा। इस राज्य की परिभाषा कौन कहता है? राज्य की परिभाषा द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी बताऊँगा, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। राज्य जो आप कहते हैं, राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, संविधान में राज्य का मतलब ये राज्य नहीं होता है। ऐसे कोई कहे राज्य ऐसा काम नहीं करेगा तो किसी पर्टिकुलर राज्य की यहाँ पे बात नहीं की जाए। हमारे संविधान में राज्य का मतलब होता है गवर्निंग बॉडी से, यानी पूरी सरकार से, है ना। एक बात और समझिए, आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा भाग 4 के अनुच्छेद 36 में दी गई है। तो अलग से मुझे नहीं बताना पड़ेगा, इस बात को समझिए। जो आप एक रटिए 2 याद हो जाएगा, यानी कि 12 जो पढ़िए वही 36 में भी है, तो दोनों याद हो गया। तो 12 और 36 एक ही परिभाषा है। अंतर क्या है? ये भाग 3 में है, ये भाग 4 में है, ये परिवर्तन सब अभी थोड़ा देर पहले मैं देखा हूँ एसटी में एक क्वेश्चन आया था, यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर क्या है। क्या पूछा था? मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर क्या है। तो क्या बताएंगे बच्चा? कन्फ्यूज, क्या अंतर है बाबा? तो सिर्फ एक कुछ इसका जवाब सिर्फ एक तरीके से दीजिए। पहले सबसे इम्पोर्टेंट इसका अंतर जानते हैं क्या है? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है